अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो गाइस? मैं हूँ वैशाली। आज हम आपके इश्क नावल की एपिसोड 7 पढ़ेंगे। ये हवेली बेस्ड आफ्टर लव मैरिज स्टोरी है। नावल शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरे नावल की हर एपिसोड टाइम से मिलती रहे। वीडियो को फुल वॉच किया करें। माशाल्लाह नावल बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोग पूरा पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं नावल। दूसरी तरफ जैसे ही मलक शहरयार को पता चला कि इसकी अगवा की गई सब लड़कियां इसकी कैसे छुड़वा ली गई हैं, वो गुस्से से पागल हो चुका था क्योंकि वो स्मगलिंग के लिए कल दुबई भेजी जानी थी जिनकी कीमत पहले ही वो वसूल कर चुका था। ये अब इसकी खैर नहीं थी क्योंकि इतनी जल्दी ना लड़कियां मिल सकती थी ना पैसे, क्योंकि इन पैसों से तो इसने क्लब खोल लिया था। वो भी बाहर से क्लब ही नजर आता था पर इसके नीचे बने तय खानों में काले धंधे किए जाते थे। इसने अपने खास बंदे को कॉल मिलाई। ओए छिद्दे कहाँ मरे हुए हो? फार्म हाउस से जो लड़कियां गायब हुई हैं पता करो किसने अपनी मौत को आवाज दी है। और दूसरी बात, कल शाम तक मुझे 50 लड़कियां चाहिए, जैसे भी करो वो तुम्हारा काम है और काम के बिना अपनी शक्ल ना दिखाना मुझे। गुस्से और डर से इसका बुरा हाल हो चुका था और अब इसे सुकून चाहिए था जो शराब और शबाब से मिलना था। बेशक हराम चीज में लिज्जत बहुत होती है पर चंद लम्हों की, पर गुनाह बहुत बड़ा बन जाता है। नादान इंसान समझता ही नहीं दुनिया की रंगीनियों में खोकर आखिरत का भला खो चुका है जो कि घाटे का सौदा है। सैयद बहराम शाह ने जब से बरार शाह के बारे में सुना था वो एक पल चैन से नहीं रहा। इतने सालों बाद बेटे के बारे में खबर सुनी भी तो तसल्ली बख्श नहीं, दिल कर रहा था सारी रंजिशें बुलाकर बेटे को घर वापस बुला लूं, पर दिमाग कह रहा था नहीं। वो खुद अपने सारे रिश्ते तोड़कर एक लड़की की खातिर चला गया था। कल से दिल और दिमाग की जंग जारी थी जो बहराम शाह के हवासों पर सवार हो चुकी थी। अभी भी वो इसी बारे में सोच रहा था जो बहराम शाह फैसले करते वक्त इतना टाइम कभी नहीं लेता था। आज औलाद के लिए फैसला लेना इन्हें मुश्किल काम लग रहा था। इतने में अबान शाह रूम में आया। क्या बात है दादा साईं, तबीयत ठीक है आपकी? कल से परेशान है आप? कल से परेशान है आप? कोई बात है तो मुझे बताएं। दादा साईं को कुछ समझ नहीं आ रही थी इसलिए इन्होंने सारी बात अबान शाह के सामने रखी। सारी बात सुनने के बाद अबान शाह कुछ पल चुप रहे और फिर बोले, दादा साईं मुझे लगता है हमें चाचू से मिलना चाहिए। हो सकता है वो सच में ठीक ना हो और जैसा बाबा साईं ने बताया इनके साथ लड़की भी थी। तो आपको नहीं लगता बहराम शाह की पोती इस वक्त यूं रिक्शों बसों में धक्के खा रही है? एक बार चाचू से मिलते हैं फिर ही सारी सूरत हाल का पता चलेगा। आप चाचू को माफ कर दें। अल्लाह भी तो हमारे इन गिनत गुनाहों के बावजूद हमारे एक पुकारे खंचों पर हमारी खताएं माफ कर देता है। फिर हम इंसान इतना ज़र्फ क्यों नहीं अपने अंदर पैदा करते? ठीक है पुत्र, मैं खुद थक गया हूँ जवान बेटे की जुदाई से। स मैं खुद थक गया हूँ जवान बेटे की जुदाई सहते-सहते खुद पर खोल चढ़ा रखा था। पर वो मेरे लाडला बेटा था जिसे मैं भी ज़िद से दूर कर दिया था। दादा सही परेशान नहीं हो, मैं चाचू के बारे में सब पता करवाता हूँ। पर 1-2 दिन तक हम सब इनको लेने जाएँगे। अभी आप आराम करें, शब्बा बख़ैर। हाँ, साला 2 दिन से कॉलेज भी नहीं जा रही थी।
जिंदगी की इतनी तल्ख सच्चाई सुनकर हिम्मत हार बैठी थी। कल से रो रो कर खुद को हल्का कर लिया था, पर सच्चाई से रुख मोड़ लेना भी कहाँ की अक्लमंदी है। अबरार शाह तो चुप थे, बिल्कुल चुप। जिस औरत के लिए घर बार अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए, इसने ये सिला दिया इसकी बेलौस मोहब्बत का। पर इसे तो अभी जीना था अपनी लाडली के लिए, इसके सिवा इसका और है ही कौन। माजी के कुछ पन्ने नजरों के सामने लहराए थे। मादी अबरार शाह का यूनिवर्सिटी में आखिरी साल था। मलक शहरयार भी इसी का क्लासमेट था और हीना भी। आज इनका आखिरी दिन था यूनी में, और अबरार शाह जो हीना से पहले दिन से ही हिना पर पहले दिन से ही फिदा हो चुके थे, पर पर कभी इजहार नहीं किया था, क्योंकि इनको लगता था मोहब्बत मेहर बनकर मिले ही तो अच्छा है। आज इन्होंने हिना को प्रपोज करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो हिना से जल्द शादी करना चाहते थे। दूसरी तरफ हिना को भी पता था कि ये सैयदजादा इसे पसंद करता है, क्योंकि इसे देखते ही जो अबरार शाह की आंखों में चमक आती थी, वो इसे छुपी हुई नहीं थी। हिना को अबरार शाह से कभी प्यार तो था ही नहीं, पर इसकी दौलत के लालच में पड़ चुकी थी। दूसरी तरफ शहरयार भी हिना को पसंद करता था, क्योंकि वो रुपये पैसे में अबरार शाह से कमतर था, इसलिए हिना को अबरार शाह बेस्ट लगा। इसलिए जब अबरार शाह ने सबके सामने प्रपोज किया, तो इसने झट हाँ कह दी, और थोड़े दिनों बाद ही इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली, क्योंकि अबरार शाह को पता था इसका बाप इब्रार शाह कभी खानदान से सॉरी क्योंकि अबरार शाह को पता था इसका बाप बहराम शाह कभी खानदान से बाहर शादी की इजाजत नहीं देगा। और शादी के कुछ माह बाद हिना, जिसने दौलत और लाल हवेली पर राज करने की नीयत से शादी की थी, वो पूरा होता नजर नहीं आ रहा था, तो अबरार शाह से जिद लगाकर बैठ गई कि इसे अपने घर लेके जाए। सबको पता चलना चाहिए कि मैं आपकी बीवी हूँ। आखिर एक दिन अबरार शाह इसे हवेली ले आया। दोपहर में सब खाने के टेबल पर जमा थे, जब अबरार शाह हिना को लेकर हवेली दाखिल हुए। सब सवालिया नजरों से इनको देख रहे थे, जबकि हिना की तो हवेली देखकर राले टपकना शुरू हो चुकी थी। इतनी शानदार हवेली इसने कब देखी थी अपनी जिंदगी में। अबरार शाह, ये लड़की कौन है और तुम्हारे साथ क्या कर रही है? मेहराब शाह की रोबदार आवाज हाल में गूंजी। बाबा साईं, ये हिना है मेरी बीवी, मेरे साथ पढ़ती थी, हमने कुछ माह पहले शादी कर ली थी। अबरार शाह ने डरते हुए सारी सच्चाई बताई, जिसे सुनकर मेहराब शाह आग बगोला हो गए। तो तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपने फैसले खुद कर सको? जब इतना कुछ कर लिया है तो यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा इस हवेली और यहाँ के लोगों से कोई वास्ता नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। पर बाबा साईं, बड़े अदा साईं ने भी तो पसंद की शादी की है, फिर वो क्यों यहाँ रहते हैं? हाँ, इन्होंने हाँ, इन्होंने पसंद की शादी की है, पर चोरी नहीं, सब गाँव वालों के सामने पूरी इज्जत से ब्याह कर लाए हैं। दोनों घरों की रजामंदी से, चोरी नहीं। अगर तुम्हें रहना है तो रहो, पर ये लड़की यहाँ नहीं रहेगी, क्योंकि मैं अपनी आने वाली नस्ल खराब नहीं करना चाहता। ठीक है बाबा साईं, अगर हिना के लिए इस घर में जगह नहीं तो मेरा क्या काम? ये बोलकर वो हिना का हाथ पकड़ लाल हवेली की चौखट अबूर कर गए।
ईशा और बादशाह दोनों लेक्चर लेकर कैंटीन की तरफ जा रही थी कि जवार इनके सामने आ गया। बादशाह तो इसे देखकर नजरें कौफत से फेर गई, जबकि ईशा इसे अचानक एंट्री पर चीख मारते मारते रह गई। हेलो मिस्टर एक्स वाई जेड, क्या काम है, क्यों टपक पड़े हो आज फिर? जबकि वो तो ऐसे खड़ा था जैसे सुन ही ना रहा हो। वो इसकी नजरें तो दीदारे यार में मसरूफ थी, खुद पर नजरों की तपश महसूस कर कर ईशा का चेहरा ब्लश कर रहा था और वो चेहरे पर नाते बालों के लट को बार बार कान के पीछे कर रही थी। इसे नहीं पता था इसके ऐसा करने से किसी की दिल के तार बज रहे थे। हेलो मिस्टर, बादशाह ने फिर इसको घूर कर बोली तो वो नजरों का जाविया फेर कर सामने खड़ी आफत को देखने लग गया। आराम से बात नहीं कर सकती हो, हर टाइम ही कड़वे करेले करेले चबाए रखती हो। वैसे भी मैं तुमसे नहीं किसी और से बात करने आया था। इसने नजरों के सार में ईशा का चेहरा रखकर बात की। कुछ सोच समझ कुछ कुछ समझ तो बादशाह भी गई थी, क्योंकि वो भी तो आजकल ऐसे ही हालात से गुजर रही थी। अच्छा जी, किससे बात करनी थी, जरा हमें भी तो पता चले, हमारे अलावा और कौन खड़ा खड़ा यहाँ जिससे बात करनी है आपको? तो मोहतरमा किसी खुशफहमी में नहीं रहे, मैं वो सामने खड़े अपने दोस्तों को ही बात कर रहा हूँ। इसने सामने की ओर हाथ हिलाकर इशारा किया तो बादशाह ने वहां देखा जहां दो और लड़के खड़े थे। वो खज्जल होती नजरें जहाँ वहाँ करके गुब्बारे लग गई, जबकि जवार एक मुस्कुराती नजर ईशा पर डालता सामने खड़े लड़कों की तरफ बढ़ गया और वो दोनों कैंटीन में चली गई। हसाला की कॉलेज से काफी छुट्टियां हो चुकी थी। आज वो बाबा के बार बार कहने पर कॉलेज आई थी। यहाँ पर भी इसका दिल बाबा में ही अटका हुआ था। वैसे तो देखभाल करने के लिए लड़का आता था, पर हसाला कुछ ज्यादा ही एहसास हो रही थी। आजकल अबरार शाह को लेकर सुबह से 2 बार फोन करके घर बाबा का पूछ चुकी थी। अभी भी वो सोचों में गुम थी। जब इसकी दोस्त जायशा इसके पास आई, कैसी हो हसाला, और अंकल की तबीयत कैसी है? अब ठीक है बाबा, मैं भी ठीक हूँ। बस क्या बात है यार, तुम परेशान हो, सब ठीक तो है? जायशा के पूछने पर वो इसके कंधे पर सर रखकर बलक बलक कर रोने लग गई थी। जायशा तो इसको ऐसे रोने पर बुखला ही गई, क्योंकि हसाला तो बड़े मजबूत किरदार की लड़की थी। जरूर कोई बड़ी बात थी जब भी ऐसे बच्चों की तरह रो रही है। जब अच्छी तरह अंदर का गुबार निकाल चुकी तो आंसू साफ करते हुए सीधी होकर बैठ गई। अब बताओ क्या बात है मेरी अब बताओ क्या बात है? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मुझसे अब कुछ मत छुपाना वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। जायशा की बात सुनकर हसाला हल्का सा मुस्काई और फिर इसे माँ की तलाक से लेकर बाबा की बीमारी और ऑपरेशन के पैसों तक सारी बात बता देती है। जायशा सुनकर अफसोस होता है, पर वो कर भी क्या सकती थी। तुम परेशान नहीं हो, से अच्छे की उम्मीद रखो, अल्लाह कोई ना कोई सबब जरूर बनाएगा। वो अपने बंदों को मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ता है, बेशक। अच्छा, मैं घर के लिए निकलती हूँ, बाकी लेक्चर के नोट्स बना देना, मैं बाबा को जाकर खाना बनाकर देना। और मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ रेस्ट करना और परेशानी को सर पे सवार ना करना, सब अच्छा होगा। सॉरी, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकी, जायशा कहती है। कोई बात नहीं, तुम मेरा हौसला बढ़ा देती हो, यही काफ़ी है मुझे। अच्छा दोस्त भी अल्लाह की तरफ से नेमत है और वो नेमत तुम हो। जायशा बुखारी हंसाला मुस्कुराकर बोलती है और कॉलेज का गेट क्रॉस कर जाती है। वो घर आकर सबसे पहले नमाज पढ़ती है, बाबा के लिए मामूल के मुताबिक दुआ करती है और उठकर किचन की ओर बढ़ जाती है। बाबा के लिए और अपने लिए खाना बनाती है, खाना बनाकर ट्रे में रखकर कमरे में ले जाती है और बाबा बाबा खाना खा ले, चले उठ जाओ। वो मुस्कुराकर अपने जिगर के गोशे की तरफ देखता है, जो इतनी छोटी सी उम्र में इतनी समझदार हो गई थी। अभी वो खाना खाकर बर्तन किचन में लाकर रखती है कि दरवाजे की बेल बजती है।
वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने इतने लोगों को खड़ा देखकर हैरान रह जाती है। बेटा अंदर आने को नहीं बोलोगी? जी, जी आए वो इनको रास्ता देती साइड पर हो जाती है। वो सब अंदर बढ़ जाते हैं पीछे वो दरवाज़ा बंद करके बाबा को लेने कमरे में जाती है। और कुछ देर बाद बाबा को लेकर लाउंज में आती है। इब्रार शाह तो सामने बैठे लोगों को देखकर सकते में चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल इन सब का भी था अपने लाडले को इस हाल में देखकर। अस अस्सलाम वालेकुम गाइस। किस्त कैसी लगी है पढ़कर कमेंट में लाज़मी बताइएगा सब। और अगर आप लोगों को आज की एपिसोड अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।